अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम कौमी और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। आगाज़ करेंगे हम गाज़ा के हवाले से। गाज़ा में जो क़त्ल-ए-आम जारी है, जिसको जंग कहा जाता है, कहा जा रहा है, और बहरहाल अमेरिका ने एक 20 नुकाती अमन मंसूबे का नाम नहाद जो है ऐलान किया है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे, और हमास ने इन इस यानी मंसूबे के हवाले से कहा है कि हम जायज़ा लेंगे, उसके बाद इस पर जो है रिस्पॉन्स देंगे। ये बात कही है। इसके साथ साथ गाज़ा की अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन शहादतें ना होती हों। 40 से ज़ायद शहादतें आज भी हो चुकी हैं। इस पर हम बात करेंगे। और जो बहरी एक काफ़िला जो गाज़ा की तरफ आ रहा है, जिसको नाम दिया गया है समूद फ्लोटेला, तो बहरहाल इसका क्या पैगाम है, इस पर भी हम बात करेंगे। और ख़तर से इज़राइल के वज़ीर आज़म ने माफ़ी चाही है, तो बहरहाल ख़तर ने भी इसका जो है खैर मकदम किया है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर रुख करेंगे तेलंगाना का। तेलंगाना में जिस तरह का मौसम बना हुआ था, और बिलखुसूस हैदराबाद में मूसा नदी में जो तग़यानी आई थी, तो उससे जो असरात हुए, तो उस हवाले से किस तरह की राहत रसानी के काम चल रहे हैं। और साथ ही साथ महकमा पुलिस की बात करें तो आला ओहदों पर तबादले अमल में लाए गए हैं, उस पर भी हमारी नज़र होगी कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले जो है इस हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं शहर हैदराबाद के हवाले से बिलखुसूस। और फिर साथ ही साथ तेलंगाना में मजालिस मकामी के इंतखाबात जो है होने जा रहे हैं, तो बहरहाल इसके लिए जो तैयारियां हैं, और साथ ही साथ हल्का असम्बली जुबली हिल्स की भी बात हम करेंगे, जहां की वोटर लिस्ट जारी हुई है। और फ्यूचर सिटी का एक जानिब जो है सरकार की जानिब से, यानी तेलंगाना सरकार की जानिब से जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि हम शहर हैदराबाद को फ्यूचर सिटी में तब्दील करेंगे और न्यूयॉर्क जैसा बना देंगे, तो बहरहाल अपोजिशन इस हवाले से क्या कह रही है। और फिर इसके साथ साथ जहां इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार के SIR के मामले को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का जो फाइनल जो लिस्ट थी वोटर्स की, वो भी जारी हो चुकी है। उस पर भी सरसरी नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ बिहार की पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, कोई मौका ऐसा नहीं जा रहा, हम देख रहे हैं कि फ़िरक़ा वारियत को जो यहाँ पर फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा हो। बहरहाल आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसको क्या तकलीफ़ हो रही है, ये समझ से बालातर है। और इसी को लेकर चाहे वो कानपुर की बात करें, चाहे वो फ़तेहपुर की बात करें, चाहे वो बरेली की बात करें, किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, क्या मामला है, और दरहक़ीक़त ये जो शरपसंद है चाहते क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार यासरुल्लाह शकील साहब। शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शकील साहब, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे अमेरिका की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 20 नुकाती एक फार्मूला, एक अमन मंसूबे का ऐलान किया है, और इनके साथ वज़ीर आज़म नाजायज़ रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी मौजूद थे, तो बहरहाल इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, मिन जुमला तौर पर अगर हम देखें? जी। एक पुरानी दखनी में कहावत थी जी। कि चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि नेतन्याहू की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, जी। और उस मुलाकात में दोनों ही मौजूद थे। किसी तीसरे मुल्क का फैसला यहां पर हो रहा है, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, इस बात को लेकर फैसला होना था। जी। अब वहां पर खलीजी रियासत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। जी। पहले तो आपने फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क में आने का वीजा तक नहीं दिया। हाँ। वो बेचारे ने वर्चुअल खिताब किया UN जनरल असेंबली के इजलास से। अब रही बात, अब वो बात कर रहे हैं, मिस्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे मुमालिक मतलब उनका कोई इसके अंदर हिस्सा ही नहीं है। उनको स्टेक होल्डर मान ही नहीं सकते हम। अब जो स्टेक होल्डर्स थे यहाँ पर, फलस्तीनी अथॉरिटी हो या फिर हमास हो, जिसको लेकर ये पूरे का पूरा तनाजा खड़ा हुआ। जी। हमास को भी इसमें मदऊ नहीं किया गया। आपने अपनी तरफ से 20 नुकाती मंसूबा तैयार किया जी, और उसे दुनिया के सामने रख दिया कि भाई ये मंसूबा है मेरा। और उसके साथ साथ ये धमकी भी दी गई कि अगर ये मंसूबे को कबूल नहीं करोगे तो हम आखिरी कार्रवाई कर देंगे।
जैसा कि नेतन्याहू ने कहा। और नेतन्याहू के कहने के बाद ट्रंप ने ये कहा कि नेतन्याहू इसके बाद जो करेंगे मैं उसका पूरा साथ दूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि मशरिक़े वस्ता के अंदर नेतन्याहू की हैसियत क्या है जी। अगर हम चलिए मशरिक़े वस्ता छोड़ दीजिए, यूरोप की बात करें, जनूबी अमेरिका की बात करें, हाँ। इन तमाम रियासतों के अंदर, तमाम ममालिक के अंदर अगर कोई आज की तारीख में मोस्ट अनवांटेड पर्सन अगर कोई है तो वो नेतन्याहू है जी। नेतन्याहू है बिला शुबा, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं है। अब आप ट्रंप साहब चूंकि एक बड़े मुल्क के सदर हैं, अपने आप को सुपर पावर कहिए या फिर सारी दुनिया का पुलिसमैन समझिए, अब उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया, वो मंसूबे को मुसल्लत करना है, नाम लिया जा रहा है सरकारी तौर पर। मैं आज सुबह से देख रहा था कि ट्रंप के इस मंसूबे को लेकर सिर्फ पाकिस्तान का एक बयान मैंने देखा, वो भी 170 का एक बयान मैंने पढ़ा कि भाई हम इसकी तारीफ करते हैं। तुर्की की तरफ से वाज़े कोई इशारा नहीं मिला, सऊदी अरब की तरफ से भी कोई वाज़े इशारा अभी तक नहीं मिला जी। और खुद खतर की तरफ से भी ये बता नहीं जा रहा है कि देखना है कि भाई मोहतात रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हाँ। और इस 20 नुकाती मंसूबे के अंदर ये बताया जा रहा है कि मशरिक़े वस्ता की ही एक टेक्नोक्रेट की कमेटी बनाई जाएगी। हाँ। उस पर मुश्तमिल लोग होंगे और उसके अंदर हमास का कोई नुमाइंदा नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें हैं और खुद ये कहते हैं ट्रंप साहब कि मैं उसको लीड करूंगा। अब आप लगाइए कि जो शख्स लीड करने वाला है, हो सकता है कि ये खबरें भी गश कर रही हैं कि टोनी ब्लेयर इसके लिए बहुत ही हाथ पैर मार रहे हैं कि उन्हें गाजा की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो चूंकि ये मसला ट्रंप के हाथ में है, अब ट्रंप चाहे किसी को भी वहां पर एक केयर टेकर गवर्नर के तौर पर मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन हमास की तरफ से और तंजीम इस्लामी जिहाद की तरफ से ट्रंप के इस मंसूबे की नीयत पर शुबहात का इजहार किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि जब यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर अभी हमें देखना पड़ेगा कि खलीजी रियासत, फिर अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। ट्रंप ने हवाला दिया मिस्र का, पाकिस्तान का, इंडोनेशिया का, सबका हवाला दे दिया, लेकिन शख्सी तौर पर उनके बयानात अभी सामने नहीं आई हैं, वाज़ेह तौर पर नहीं आया। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया ट्रंप की नीयत पर यकीनी तौर पर शुबहात का इजहार कर रही है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अगर आप यहाँ से देखिए कि आधे से ज्यादा शहर को तो आपने यहाँ पर मिटा दिया जी। अब चूंकि अब यहाँ पर इमदाद पहुंचाने का मसला बताया जा रहा है कि हम पूरे गाजा को अनआम करेंगे, मतलब गैर मुसल्ला कर देंगे। इसका साफ सीधा मतलब है कि हमास को यहाँ से भगा दिया जाएगा। अगर जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो उनको शामिल भी कर लिया जाएगा, उनको रिहाई दी जाएगी, उनको माफी दी जाएगी। ये कई तरह की बातें हैं उस 20 नुकाती मंसूबे के दौरान जी। लेकिन अगर पूरी तरह से जायजा लिया जाए तो यहाँ पर इसका सारा दारोमदार नीयत पर होता है और इनकी जो ये मंसूबा तैयार करने वाले हैं उनकी नीयत कभी भी ठीक नहीं रही, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता, बिलखुसूस फलस्तीन और गजा को लेकर। जी हाँ। अब देखना है कि दूसरे ममालिक इस बारे में क्या करते हैं, क्योंकि आप एक टेक्नोक्रेट की कंपनी मतलब कमेटी बनाना चाहते हैं जी। उसमें ये कहते हैं कि खलीजी रियासतों के लोग भी रहेंगे, तो क्या कौन कौन से ममालिक उसमें शामिल होंगे, क्या हमास मान जाएगी। अभी तो मतलब हमास की तरफ से नजरसानी का इशारा दिया गया है। हमास ने खुलकर नहीं कहा कि हम इस मंसूबे को कबूल कर लेंगे। हमास ने ये कहा कि इनकी नीयत पर हमें शक है, हम और करेंगे। अगर हमास अगर नहीं मानती है तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा जी हाँ। और तबाही होगी और तबाही करेंगे, जबरदस्ती मुसल्लत करेंगे, अमेरिकी फौजों को उतारेंगे। मतलब ये सब सारी चीजें आने वाले दिनों में है अगर यहाँ पर हमास तैयार नहीं होती है जी। और इस दौरान में जिन लोगों ने ट्रंप से मुलाकात की, पहले तो कहा गया था कि भाई ट्रंप के मंसूबे को लेकर सभी तैयार हैं, लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा था कि सरकारी तौर पर जितने भी खलीजी रियासतें हैं उनका कोई वाज़ेह तौर पर हुकूमत की तरफ से बयान सामने नहीं आया है। अब देखना है कि जब ये मंसूबे को लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, कमेटी के क़याम की बात होगी, हमास के रूल की बात होगी, तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन इस बारे में तैयार हैं। और इतनी बड़ी मज़ाहमत की तंजीम जो कि सालों से फलस्तीन के लिए रेजिस्टेंस के नाम से उनकी तहरीक चल रही है जी, तो वो क्या आसानी के साथ यहाँ से गजा छोड़कर जाएंगे या फिर बाद में सरेंडर हो जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर सरेंडर होने का यहाँ पर बात आती है तो यकीनी तौर पर हमास पर भी सवाल उठेंगे कि भाई हजारों लोगों का यहाँ पर कत्लेआम करा दिया गया और फिर आप एंड टाइम पर यहाँ पर पीछे हट गए। तो ये बात है। अब देखना ये होगा कि खलीजी रियासतें और हमास का अगला खत्म क्या होगा। मेरे ख्याल से हो सकता है कि 2-3 दिनों में वो भी वाज़ेह हो जाएगा। शकील साहब, यहाँ पर एक बात यह है कि यानी
जो यानी बात यही है, शुरू से अगर हम देखें, हमास का खात्मा, हमास को डिसार्म करना, हमास को यहाँ से निकाल देना, यही जो है नेतन्याहू का एक यानी मौक़िफ़ रहा, उसी को लेकर इतना सब कुछ कर दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि फिर 2 साल करीब होने को है, अब भी वही बात की जा रही है। तो भाई अगर ताकत के ज़रिए कर देते तो कर देते। अब जिस तरह से आपने कहा कि क्या अब अमरीकी अफवाज वहाँ पर उतर जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है, मैं शकील साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अब इस मंसूबे को अमेरिका की जो है जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाने वाला है, ये भी बात सामने आ रही है। तो बाज़ाब्ता तौर पर फिर अक़वाम मुत्तहिदा इसको जो है किसी तरह से मंजूरी दे ही देगा, क्योंकि अमेरिका है और सभी चाहेंगे कि भाई अमन हो जाए। लेकिन इसका जिस तरह से आपने कहा, हमास अगर इसको जो है रद्द कर देगा तो क्या वाकई अमेरिकी अफवाज या फिर मज़ीद जो है शिद्दत के जो है और हमले किए जाएंगे? क्या हो सकता है आगे? और फिर क्या मुस्लिम दुनिया इस तमाम सूरत हाल को समझ रही है? गुलजार साहब, मुझे बहुत पहले एक शख्स की बात मुझे याद आ रही थी जी कि खलीज की एक रियासत में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी जी। तो वो शख्स गालिबन फलस्तीनी था। तो हाँ। उसने बताया था कि हमारे फलस्तीन की दीवारों पर एक नारा, मतलब अंग्रेजी में उसने तर्जुमा करके बताया, अरबी में उमूमन लिखा करते हैं वो लोग, गजा या फलस्तीन मगरिबी किनारे में ये एक नारा लिखा करते थे कि वी रेजिस्ट, दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट। तो ये उस वक्त की बात थी, मतलब 40-50 साल से ये नारा चलते आ रहा है कि हम मज़ाहमतकार है, वी रेजिस्ट दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट। हम बचे हुए हैं इसलिए क्या मज़ाहमत कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये बात। तो अब इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जब आप ये मंसूबा कबूल कर लेते हैं, मंसूबा जब कबूल करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है जी हाँ, आप रेजिस्टेंस को भूल जाइए, मज़ाहमत खत्म हो गई। आसानी से आपके पूरा जितने भी अब जो मलियामेट जो मलबा पड़ा हुआ है गाजा पट्टी के अंदर, हर तरफ गर्दो गुबार फैला हुआ है, वहां पर सीधा सीधा आएंगे, कोई कंपनी आएंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, रिसोर्ट बनेंगे, समंदर का किनारा है, बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें। बड़ा अड्डा जो है ना, फौजी अड्डा, अमेरिका को मिल जाएगा और अमेरिका वहां से खुद ऑपरेट करेगा। ये मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो मज़ाहमती तंजीमें 50 साल 60 साल से मुसलसल वी रेजिस्ट दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट, हम मज़ाहमत करते हम बचे हुए हैं, ये तंजीमें जो ये नारा लगाया करती थी वो इतनी आसानी से यहाँ पर हथियार डाल देंगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये पड़ेगा कि इतनी जिद्दोजहद हुई, इतनी हलाकतें, आज से हलाकतें नहीं हो रही हैं। ये आप देखिए कि आप 1964 के बाद की बात करें या फिर बाद में 66 हुआ, 62 हुआ, अभी भी कहते हैं कि भाई उस वक्त का जो मौक़िफ़ था वो रखना चाहिए। ये सब का सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हजारों, मतलब हजारों छोड़िए लाखों फलस्तीनियों की यहाँ पर कुर्बानियां रही हैं, जी हाँ, खास तौर पर इस मामले में। तो अब देखना यह है कि जो रेजिस्टेंस की जो तंजीमें हैं, जो मज़ाहमती तंजीमें हैं गाज़ा की, हाँ, क्या मतलब अवाम की नजर में उनका क्या वो रह जाएगा कि उनका मौक़िफ़ क्या रहेगा? मतलब सारी नजरें इस वक्त हमास, तंजीमुल जिहाद और इन तंजीमों पर हैं। अगर ये लोग यहाँ पर ट्रंप का मंसूबा मान लेते हैं तो समझ लीजिए कि गाज़ा का रेजिस्टेंस खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। अगर नहीं मानते हैं तो वैसे तो गाज़ा खत्म हो गया है और वो गाज़ा फिर भी चले जाएगा। जी जी, मतलब और भी मलियामेट हो जाएगा, और भी यानी शदीद हमले किए जा सकते हैं। ये भी जो है हम खदशात हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। शदीद हमले हो सकते हैं। अभी तक तो जैसा कि सरकारी तौर पर तो 65-66 हजार की हलाकतें बताते हैं। जी हाँ, अगर गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार देखें तो 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा तो फलस्तीनी वहां पर शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, लाखों के करीब 2 लाख के करीब जख्मी हैं। मासूम बच्चे, आज भी मैं देख रहा था, सुबह सुबह हमले हुए, मासूम बच्चों को मलबे से निकाला जा रहा है, बच्चों के चीखो पुकार, खवातीन का रोना, वो लाशें, वो मैयतें। अगर मतलब ये सारे मनाजिर सामने हैं, अगर इस मंसूबे के ऊपर तंजीम जिहाद या फिर बाद में हमास तैयार नहीं होती हैं तो मैं समझता हूं कि ये पूरी की पूरी जो मज़ाहमत की तंजीमें थे वो सब मिट जाएंगी और इनका वजूद भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। ये मतलब ऐसा मेरा अपना शख्सी ख्याल है, क्योंकि अगर आप मंसूबे को कबूल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर एक बड़ा वहां पर अमेरिका आ जाएगा, इसराइल की भी वहां पर मदाखलत होगी, फिर बाद में कई अमेरिका के जो हलीफ है वो भी खुद आ जाएंगे। एक बड़ा मतलब एक बेस यहाँ पर, फिलहाल जो खतर वगैरह में इसका बेस था, इराक वगैरह में, अमेरिका का एक सॉलिड बेस वहां पर बन जाएगा। मतलब पूरी हुकूमत अमेरिका की होगी वहां पर, दूसरों का कोई अमल दखल नहीं रहेगा। भले ही खलीजी रियासतों के टेक्नोक्रेट उसमें रहेंगे, कोई भी रहे, लेकिन सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स सब अमेरिका के पास रहेंगे।
सब कुछ अमेरिका के पास रहेगा। शकील साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि हमास को डिसार्म करना और दीगर जो जिहादी तंजीमें हैं उनको डिसार्म करना, और ऐसे जितने भी उनके बखौल, उनके नुकात के बखौल जितने भी ऐसे यानी जहन रखने वाले हैं उनको गाज़ा से निकाल देना, उनको फ़लस्तीन से निकाल देना, मतलब ये चीज़ रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और फिर 72 घंटों का जो है टाइम दिया जाएगा, उसी में आप तमाम जितने भी हमारे यरगमाली हैं उनको जो है रिहा कर दें। ये जो शराइत हैं, अब इसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी की जो सिचुएशन है आम लोगों की, बिलखुसूस गाज़ा सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो किस तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का लैंड इन्वेजन जो हो रहा है इसराइल का। देखिए कि पहले तो नॉर्थ तबाह हो गया, नॉर्थ में भी वहां से लोग साउथ में आ रहे हैं, साउथ गाजा को तबाही के दहाने पर खड़ा किया गया जी। गाजा सिटी है, बस्ती गाजा है, ये पूरे के पूरे इलाकों में अब तबाही उरूज पर है। और खास तौर पर मुझे ऐसा लगता है, मैं जो सोच रहा हूँ कि हालिया 10 दिनों के दौरान जो मुसलसल हम खबरों में बता रहे हैं जी कि बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतों को मतलब एक ही सेकंड के अंदर जमींदोज किया जा रहा है जी। और ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी इमारत नहीं रहे जहां पर के फिर कुछ मकीन आकर रह सके, या काबिल इस्तेमाल ना हो। हाँ, पूरे के पूरे हाई राइज बिल्डिंग जितने थे आज भी आज भी मक्का टावर को उड़ाया गया, आज कल मक्का टावर को उड़ा दिया गया जी। और दूसरे कई बड़ी बड़ी इमारतें थे, वो पूरी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। पूरा का पूरा शहर एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि मुसद्दा बन चुका है, सिर्फ खंडरों के सिवा वहां पर कुछ नहीं है। तो इसका मकसद यही है कि पूरी प्लानिंग यहाँ पर हो चुकी है जी। किसी भी तरह से हमास माने या ना माने, ये डिस्ट्रक्शन तो वहां पर और भी होगा, मेरा ज्यादा ख्याल है। और पूरे के पूरा ये प्लान, मतलब प्लान में तो सब ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका का अमल दखल वहां पर होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसका कोई बड़ा हो सकता है कि बेस बनने की वहां पर कोशिश की जाएगी। और खलीजी रियासत तो कुछ बोलेंगे नहीं। अब तक अगर खलीजी रियासतें बोलने वाली होती तो जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया, ट्रंप के साथ नेतन्याहू बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई चलो दोहा को फोन कर दो, सॉरी बोल दो जी। जैसा कि स्कूल में टीचर डराता है बच्चे को कि भाई उनको सॉरी बोलो, शरारत करे, तो बच्चे ने उठा के शरारत कर सॉरी बोल दिया खतर के अमीर को जी। तो ये बात खतर के वजीर आजम को सॉरी बोल दिया। तो अब ये ताल्लुकात फिर से यहाँ पर वो होंगे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने जो फतेह किया था बैतुल मक़दस, लेकिन आज इस तरह के हालात वहां पर हो गए हैं। मैं इसमें ना तो मज़ामती तंजीमों का जिम्मेदार मानता हूँ किसी तरह का, लेकिन क्योंकि ये मज़ामत तो सालों से चली आ रही थी जी। फलस्तीन के बच्चे अक्सर कहा करते थे, मतलब ये उनका नारा ये भी था कि नहनु अबनाओ मुस्लिम, नहनु अबनाओ मुस्लिम कुल्लुना सलाहुद्दीन, बेशक हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी है जी। लेकिन आज जो हालात वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से नीस्त नाबूद कर दिया गया, सारे के सारे निशानियां मिटा दी गई वहां पर जी। जो भी था वहां पर गाजा का, लेकिन अफसोस के साथ के मासूम बच्चों की हलाकतें हुई, लड़ने वाले लड़े, मज़ामतकार हमेशा लड़ते रहे, नेक दिली से कोई लालच नहीं था जी। लेकिन आज अफसोस होता है कि शायद उनकी कुर्बानियां पता नहीं कब है, लेकिन कहा भी जाता है तारीख में इस बात को कि ये लोग क़यामत तक मज़ामत करते रहेंगे। अब वो बात सही हो पाती या नहीं हो पाती नहीं मालूम। इस सारे का सारा डिपेंड है मेरे ख्याल से इस मंसूबे पर डिपेंड है कि अगर हमास ने ये मंसूबा कबूल नहीं किया जी, तो यहाँ पर लड़ाई जारी रहेगी, बल्कि और मजीद शदीद हो सकती है, गाजा के अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शकील साहब, इस दरमियान जो यानी वो मगरिब जो यूक्रेन के हवाले से कुछ और मौक़िफ़ रखता है, और सरकारी सतह पर मैं कह रहा हूँ कि जो है गाज़ा के हवाले से इनका मौक़िफ़ कुछ और है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब वो आते हैं, सिर्फ फ़लस्तीन रियासत को जो है तस्लीम कर लेने की बात ऐसी की जा रही है जैसे यानी क़त्ल-ए-आम को वो रुका दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं। जो यूरोपीय अवाम में या फिर ख़ुद हम देख रहे हैं कि दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उनमें जो जिस तरह से गाज़ा वालों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है, वही एक काफ़िला जो समूत फ्लोटेला का जो आ रहा है, मतलब मैं जानना चाहूँगा कि सरकारें उनका जो है रवैया, उनकी पॉलिसी गाज़ा के हवाले से कुछ है, और आवाम की जानिब से जो बात सामने आ रही है, शकील साहब क्या ये कुछ असर दिखाएगा आने वाले दिनों में क़त्ल-ए-आम को रोकने के लिए? नहीं, देखिए सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यूरोप के लोगों को सलाम करता हूँ जी। मशरिक़ वस्ता के इतना बड़ा कभी मैंने एहतजाज नहीं देखा जो मैंने इटली में देखा, बेल्जियम में देखा मैंने जी, फिर उसके बाद फ्रांस में देखा,
ये ऐसे ममालिक थे, यूरोपीय ममालिक, यूके में देखा मैंने, ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ, बड़े बड़े लाखों की तादाद में। इटली के अंदर 2 लाख लोग सड़कों पर उतर गए और परेशान हो गए वजीर आजम मेलोनी। उनको ये ऐलान करना पड़ा कि भाई जो फ्लोटिला जा रहा है हम उसको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आपने दोगलेपन की बात की। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर सैंचेज ने कहा था कि गजा के मामले में दोगलापन क्यों है। उन्हें पूरी बिरादरी को सवाल किया कि जब आप यूक्रेन पर हमला होता है तो यूरोप खड़ा हो जाता है, उसको आप नस्लकुशी कहते हैं, नेतन्याहू के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। जब गजा का जब मामला आता तो आप क्यों नहीं करते। यही बात मैंने देखा कोलंबिया के सदर ने भी कल ही बात की। उनका कहना था कि पूरी आलमी फौज बनानी चाहिए, बनाकर इसराइल पर हमला करना चाहिए। कोलंबिया के सदर ने कहा बिल्कुल। और जिस तरह से जितने भी यूरोपीय ममालिक हों या फिर बाद में जनूबी अमेरिका के ममालिक हों, और यूरोप में खास तौर पर मैं इटली के अवाम से मैं इजहार तशक्कुर करता हूं कि जिस तादाद में वो लोग सड़कों पर निकल कर आए। न्यूयॉर्क में हुआ संडे के दिन, इतवार के दिन न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। वहां पर मैंने देखा कि हजारों की तादाद में लोग जमा हुए, जिसमें अमेरिकन खुद थे शामिल। तो बताइए कि जिस तरह से एक तरह का जज्बा यहाँ पर देखा गया। लोग इटली के अंदर, मैं परेशान हो गया कि भाई इतनी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पुलिस के साथ भिड़ गए, तशद्दुद हुआ वहां पर, लोग आजाद फलस्तीन की हिमायत के नारे लगा रहे थे। जी तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर देखिए कि ये चिंगारी अभी बुझी नहीं है। शायद आप गाजा को तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन एक चिंगारी सुलगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप से ही ये चिंगारी एक बार फिर बुलंद होगी। जी। और ऐसा नहीं है कि यूरोप में हम क्या देख रहे हैं, और कई मुबस्सिर इस बात को मानते हैं कि यूरोप के हालात भी इस वक्त काफी बदल रहे हैं। ये बात तो है। गजा का मसला हुआ है, यूरोप के अंदर एक अजब किस्म की लहर चल रही है। और आने वाले दिनों में दुनिया के सामने आएगी। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से यूरोप के अवाम, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, अमेरिका में खुद लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं। यकीनन एक मानो में हौसला अफजाई रही गजा के अवाम को, उससे बूस्ट मिला। मशरिक़ वस्ता के लोगों से गजा के अवाम को बूस्ट नहीं मिला। एक छोटी सी बच्ची का हमने वीडियो बताया, और छोटी सी लड़की सुमुद फ्लोटिला को आने वाले काफिले का शुक्रिया अदा कर रही है, और ये कहती है कि मैं आपके जज्बे कुर्बानी, जज्बे ईसार की मैं कदर करती हूँ, पूरा गजा आपको सलाम करता है। आप देखिए सुमुद फ्लोटिला, अब बताइए कौन सा अरबी मुल्क उसमें शामिल है। कई ममालिक के जहदकार हैं, वो बेचारी माहौलियात की एक अहलकार भी है स्वीडन की, वो भी उसके अंदर शामिल है। अब जब ये दुनिया के अंदर ये हुआ कि अब जब हम ब्लॉकेड को तोड़कर ये लोग आएंगे, अब ये बता के गजा से तकरीबन 400 नॉटिकल माइल्स के फासले पर ये लोग हैं, समंदरी माइल्स के फासले पर हैं जी, और जल्द ही ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए कि जब ये फ्लोटिला आएगा, इमदाद लेकर घुसेगा, तो जब तक कुछ ना कुछ होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अहले गजा की मुश्किलात कम हो, अहले गजा की मुश्किलात कम हो, और यहाँ के लोगों को हौसला दे, और जो लोग उनके साथ आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और उनके साथ दूसरों को भी मतलब ये उन पर करम फरमाए कि वो भी एक आगे बढ़कर अहले गजा की मदद करें। यानी ये बोल सकते हैं हम कि ये जो एक आ तो रहा है एक छोटा सा काफिला, वो सारे गजा वालों की यानी ज़रूरियात की तकमील तो नहीं करेगा, लेकिन ये एक ऐसी पहल है, ये एक ऐसा मुजाहरा है जो सारी दुनिया को जो है, सारी दुनिया के जो जहदकार हैं, जो खामोश बैठे हुए हैं, उनके लिए एक पैगाम यकीनी तौर पर सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई हम क्यों नहीं जा सके। जबकि यूरोप के कुछ लोग बेचारे तंजीमें हैं, वो लोग आगे आ रही हैं, आगे आकर समंदरी रास्ता सा, कितने बम मारे गए उनका रास्ता रोकने के लिए, धमाके हुए, ये हुए, फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग बराबर आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनका मतलब अजर देगा, हर किसी को अल्लाह ताला देगा कि बेचारे गरीब लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। यकीनन शकील साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी आपने भी कहा कि अभी अरब ममालिक की जानिब से भी, मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ऐलान करदा जो मनसूबा है, इस हवाले से कोई उनका खुलकर रद्द अमल नहीं आया, लेकिन रद्द अमल फौरी तौर पर हमारे प्रधानमंत्री की जानिब से आ गया। तो मैं जानना चाहूँगा, ठीक है दूसरे ममालिक ने भी, क्योंकि अमन की बात होती है तो हर कोई जो है पहल करता है, लेकिन अभी क्या हमको वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ख़ुद जो फ़रेक़ हैं उस मामले के, ठीक है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या बिल्कुल क़ुर्बत रखते हैं, उनकी जानिब से भी मोहतात रवैया है। तो हम डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप से जो हमारी पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ है, किस तरह की हमारे साथ यानी हम पर इल्ज़ामात आयद किए गए, क्या कुछ नहीं हुआ, तो हमारे वज़ीर आज़म का फ़ौरी तौर पर इस हवाले से तायीद का ऐलान करना। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इजरायली वज़ीर आज़म ने जिस तरह से कहा सॉरी,
तो फिर क़तर की जानिब से भी थोड़ा सा रद्द-ए-अमल आ गया खैर मकदम का। तो ये दोनों को किस तरह से देखते हैं आप कि इधर जी कतर को मैं समझता हूँ कि कतर चाहता यही था कि नेतन्याहू माफी मांग ले। अब उसका माफी मांग लिए। कतर क्या आप क्या भरोसा करते बताइए? कतर रही है वो आप अफगानिस्तान की जंग में भी कतर के अड्डे इस्तेमाल हुए जी, और ईरान के खिलाफ भी कतर के अड्डे इस्तेमाल हुए। ईरान ने पलटवार किया था। ये सब चीजें वहां पर मतलब अगर उनके मुल्क में हमला हुआ इसके लिए उन्होंने चीख पुकार की, झट से झट वहां से कॉन्फ्रेंस बुला ली कतर के अंदर सबकी। ये सब हुआ। इससे पहले जब गाजा पर हमला हुआ, ईरान पर हमला हुआ, यमन पर हमला हुआ, सद्दाम पर हमला हुआ अफगानिस्तान में, जब कतर ने क्यों नहीं बुलाई भाई ये कॉन्फ्रेंस? अब क्यों बुलाई कॉन्फ्रेंस? ये एक सवाल बड़ा होता है। इसके बाद वजीर आजम साहब है हमारे, चलिए भाई अब डोनाल्ड ट्रंप बात बात को ये कहते हैं कि भाई मैं जंग रुकाया हर जगह बोलते हैं, तब इनको भी कूदना था, ये भी कूद किया, खत्म। चलिए मतलब उनका एक जिम्मेदारी समझिए, कुछ भी कीजिए। पर हमें खुशी होती कि जिस तरह से मैं यहाँ पर मौजू को कुछ हटा के बोल रहा हूँ, इन दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, वजीर आजम को उस बारे में भी मतलब बोलना चाहिए था जी। 12 रबीउल अव्वल को वजीर आजम ने एक बयान दिया था ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात अफ़वत व भाईचारे का प्याम देती है जी। मतलब उनका प्याम आया था ईद की मुबारकबाद का। चलिए हमने भी बताया, हमने भी सिताशी कि भाई वजीर आजम ने प्याम दिया, तो उसी शख्सियत के नाम पर अगर कोई पोस्टर लगा रहा है आई लव मोहम्मद के, उस पोस्टर को निकाले जा रहे हैं, केसों में बच्चों को बुक किया जा रहा है, इस बारे में भी वजीर आजम को अपना इज़हार ख्याल करना चाहिए था। इसमें करना चाहिए था भाई जी। ये मतलब वो एक ऐसी शख्सियत है कि आप उसके बारे में आपको इशारा करना चाहिए था कि भाई ये कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, या फिर बाद में ऐसी चीजों को रोक दिया जाए। वही नहीं हुआ। मतलब जो अच्छा साहब, मतलब इस तरह की घिनौनी दुश्मनी यहाँ पर ली जा रही है। पता नहीं है साहब ये कैसा कानून है, पता नहीं है। एक पोस्टर से, एक नाम से इनको क्या हो रहा है। ये सिर्फ नहीं है, ये बात जहर है, जो जहर को उगला जा रहा है। मौके की तलाशी, वो मौका मिला है बस जी। बिल्कुल, हम इस हवाले से भी जरूर नाज़रीन बात करेंगे क्योंकि हमारा मौजू भी है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस हवाले से कि उत्तर प्रदेश में ये क्या चल रहा है, और दरहकीकत आम लोगों की बात नहीं है बल्कि वहाँ के वज़ीर आला खुद, उनके जो ये पिछले 3-4 दिनों में जो बयानात सामने आए हैं वो बड़े मतलब अफसोसनाक है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मोबाइल सामने आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चाहे कानपुर की बात करें, फतेहपुर की बात करें, चाहे बरेली की बात करें। मैं शकील साहब आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। आज भी जो है गिरफ्तारी की बात सामने आई है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिस तरह से पुलिस की जानिब से यानी लाठीचार्ज किया गया था बरेली में। और फिर इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ का इस तमाम तनाजुर में, इस तमाम सूरत हाल पर जिस तरह के बयानात आए हैं, 2 बयानात उनके रहे हैं, मतलब कहाँ से कहाँ मामले को जो है उन्होंने उठा कर रख दिया। सवाल यहाँ पर यही बन रहा है कि बिलखुसूस उत्तर प्रदेश से क्या ये मैसेज आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक यानी कि एक इजहार अक़ीदत, इजहार मोहब्बत, ये तो राइट है किसी का भी, तो इस पर एतराज़ हो रहा है। बिल्कुल आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है जी। और जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि मुसलमान अगर याद मोहब्बत के अंदर कोई पोस्टर लगाता है तो उस पर क्या एतराज़ है बताइए जी। ये अब से नहीं, सालों से लगाए जाते रहे हैं जी। और आज आकर आप कहते हैं कि नहीं, देखिए कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पोस्टर्स निकालकर पुलिस के निगरानी में निकाल दिए गए जी। आज भी बरेली के अंदर ये बताया जाता है कि पुलिस वाले साहब का मैं मतलब बयान सुन रहा था, उनका ये कहना था कि मोहम्मद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जिस तरह से त्याड़ में शरपसंदी, कौन शरपसंदी कर रहा था साहब बताइए। ये सब मतलब मेरी ये समझ से बाहर है कि आज मतलब ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, लेकिन आज कोई अगर त्योहार के मौके पर एक पोस्टर लगाया जाता है जी, तो उसके ऊपर इतना वावेला मचाया जाता है। अब देखिए कि 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के अंदर कोई त्योहार आने वाला है। अब उस त्योहार के दौरान में जुलूस निकाले जाएंगे, गाली गलौज की जाएंगी, मस्जिद के सामने जाकर मतलब गाली गलौज होंगी, तो ये सब होंगी। उसके लिए कोई चीज किसी को परवाह नहीं है। अगर जाते जाते कांवरिया अगर जाते जाते किसी गरीब का ट्रक उल्टा देते हैं तो फिर उसके ऊपर भी कोई आफत नहीं आती जी। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर ये सिर्फ बेचारे मुसलमानों के साथ ही इस तरह के तर्ज अमल अख्तियार किया गया है जी। अगर ये तो सिर्फ एक बहाना है, इवेंट्स जो होते हैं ये आई लव मोहम्मद तो सिर्फ एक बहाना है, निशाना मुसलमान, और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में इस वक्त जहां जहां भी इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं जी, इवेंट्स को अगर देखा जाए, सिलसिलावार उसको पर जायजा लिया जाए,
तो उसका निशाना मुसलमान है। अगर मुसलमान कुछ भी करेगा, अरे अब ये देखिए कि सिंपल सी बात है, मुसलमान जल्दी में है बेचारा, किसी सड़क के किनारे नमाज पढ़ लेगा, केस बुक कर दिया जाएगा मुसलमान के ऊपर। आप एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेलें, आप रेलवे स्टेशन में गरबा खेलें, आप प्लेन के अंदर गरबा खेलें, आप ट्रेन में गरबा खेलें, बस में गरबा खेलें, आपके ऊपर कोई चीज नहीं होती। अगर मुसलमान बेचारा कर रहा तो क्या बुराई है, सब बताइए इसके अंदर। जी अगर मैं नमाज पढ़ लूं कि सड़क पे किसी कोने में खड़े होकर मैं किसी को भी कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा हूं, खामोशी के साथ एक नमाज पढ़ लेता हूं, तो क्यों उसके ऊपर वावेला मचाया जाता है, सब बताइए। जी ये सब दरअसल इसके ऊपर कुछ नहीं साहब, सिंपली मतलब ये बहाने इवेंट जो लेकर आते हैं जी होते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाना मकसद होता है इसके पीछे, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को इसकी फैक्ट्री है। अब उत्तर प्रदेश से निकला बात मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगी, गुजरात तक पहुंच जाएगी। कई ऐसे बच्चे थे जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी पलट कराई गई साहब मार के। अब बताइए आप क्या यहाँ पर किसी के साथ क्या इंसाफ हो पाएगा, बताइए किस तरह का इंसाफ, मतलब क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा, बताइए आप। जी हर जगह पर बातें हैं कि नहीं, अगर हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे हमारी कौम परस्ती पर सवाल उठेंगे। जी तो ये बात है साहब। शकील साहब, बाज जो कानूनी माहिरीन है या फिर मैं कहूँ कि मुबस्सिरीन है, वो जो है एक यानी ब्लेम करते हैं कि ख़ुद जो ये जो कम्युनिटी है जो ये बार बार बोल रही है कि कभी महाराष्ट्र में हमारे साथ ये हो गया, कभी कर्नाटक में हमारे साथ ये हो गया, कभी उत्तर प्रदेश में तो कंटिन्यू जारी है, कभी जो है मध्य प्रदेश में कुछ हो गया, आसाम में जारी वो सारी है। तो एक्चुअल आप ख़ुद जो है यानी ये जो कम्युनिटी है वो ख़ुद बिखरी हुई है, ये छोड़े हुए हैं एक दूसरे के हालात से, एक दूसरे को जो है बरी ज़िम्मा इन्होंने कर लिया है। तो फिर आपको सहना पड़ेगा। आज कोई किसी को निशाना बनाया जा रहा है, कल किसी को बनाया जाएगा। तो यानी जमहूरी तर्ज पर जो पुरअमन तौर पर जो आपका हक़ लेने के लिए जो इत्तेहाद की ज़रूरत है, वो ख़ुद आप में इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से अलग अलग निशाना बन रहे हैं। देखिए बात इत्तेहाद की, अगर इत्तेहाद हो भी जाता साहब, पता ये फलस्तीनियों में इत्तेहाद है, वहां पर गाजा में पूरा इत्तेहाद है, वहां पर लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं, अपने आप पर खड़े होते हैं, किसी को कोई ब्लेम गेम नहीं होता वहां पे जी। उसके बावजूद भी वहां पे आके उनको निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ पर इत्तेहाद के इंसाफ, अगर इत्तेहाद से अगर यहाँ पे आएंगे तो और उनको चोगा जाएगा। और यहाँ पर ये लोग समझते हैं, मतलब जिस तरह से यहाँ पे हुक्मरानों का जो तर्ज अमल रहा है, वो ये समझते हैं कि भाई सारे का सारा ये मुल्क, ये सब कुछ हमारा है। हमारे साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो इस तरह से महसूस करते हैं कि मुझे, मतलब आम लोगों को ये महसूस होता है कि भाई हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों, भाई हमारे ईदों के मौके पर इस तरह की पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं, हमारी ईदों के टाइम पे ही ये सब कुछ, मतलब शरपसंदी क्यों की जाती है, ये सब सारी चीजें हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि यहाँ पर जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं जी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरह की कोफ्त होती है देखकर जी, बिल्कुल गैर जरूरी यहाँ पर एक पोस्टर, अरे ईद को पोस्टर लगाया था साहब जी, हर मुसलमान का ईमान जुड़ा है उस शख्सियत के साथ जी। इकबाल ने कहा था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। बेशक। और दुनिया के अंदर कई ऐसे ममालिक हैं, मैं कल ही इस बात पर गौर कर रहा था, एक जगह कहीं नशिश में बात कर रहा था कि उस शख्सियत के बारे में कहते हो तुम लोग, उनका पोस्टर, अगर मोहब्बत है हमको उनसे, नाम है मोहम्मद से हमें मोहब्बत है, मोहम्मद से हमें मोहब्बत है, तो उन लोग उनके पोस्टर को निकालने के लिए इस तरह की हरकतें करते हो। इनको पता नहीं है, शायद ये हिंदुस्तान में है, इनको पता नहीं है इंग्लैंड के अंदर सबसे पसंदीदा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। जर्मनी के अंदर सबसे पसंदीदा नाम मोहम्मद है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। वो नाम की मकबूलियत ये लोग क्या जानेंगे साहब, बताइए आप। उस नाम की मकबूलियत, उस नाम का किरदार ये लोग क्या पहचानेंगे, बताइए आप। तो ये सब कुछ तारीख गवाह है। हर अल्लाह ताला हर एक के साथ देखता है, हर एक को मौका देता है, इख्तिदार देता है ताकि उनको आजमा सके। इनकी भी आजमाइश हो रही है, देखेंगे इनका भी हशर क्या होगा, वो तो आगे जमाना देखेगा जी। शकील साहब, बहरहाल आज तो सियासत कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी सियासी जो है अपने मफादात के लिए वो यानी इस तरह का खेल रहे हैं, देश को भी जो है बांट रहे हैं और जो मुक़द्दस हस्तियां हैं उनकी भी जो है शान में गुस्ताखी कर भी रहे हैं और अगर होती है तो उसको भी देख भी रहे हैं और शरपसंदों को मौका भी फराहम कर रहे हैं। पड़ोसी रियासत बिहार में जिस तरह से इंतखाबात होने जा रहे हैं और SIR का मामला भी मुतनाज़ा रहा, बहरहाल मामला आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत हुई, अभी जो फाइनल लिस्ट आ गई है शकील साहब, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, जैसे 48 लाख का अखराज हुआ है और फिर 21 लाख नए शामिल किए गए हैं, जुमला 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स की जो है यानी फहरिस्त सामने आई है। तो शकील साहब किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को आप? बहरहाल
इंतखाबात होने जा रहे हैं, पड़ोसी रियासत में ये माहौल बन रहा है, क्या बिहार में भी, बिहार के लिए क्या मतलब मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? मुद्दे साहब हर जगह का मुद्दा गुर्बत है, मुलाजमत है, लेकिन क्या हो रहा है? मतलब ये सवाल देखिए साहब, अब बचाओ क्या है वो जीएसटी बचत, हाँ बिल्कुल, बचत उत्सव हो गया है वो। उत्सव क्या मनाना साहब बताइए। दूध की कीमत में कमी नहीं हुई। आप चाहे वो विजय डेयरी का दूध लीजिए, अमूल का लीजिए, या फिर बाद में हमारे लोकल प्रोडक्ट्स का दूध लीजिए, जी हाँ, दूध में कमी नहीं हुई, तेल की कीमतों में कमी नहीं हुई। आप जो बड़े ताजरीन हैं उनका ये कहना था कि स्टेशनरी अब मैं कोई खरीदने तो नहीं गया, अब स्कूल शुरू होकर बहुत दिन हो गए हैं। जी हाँ, तो मतलब ये नजर नहीं आता। अब फिर भी ये लोग कहते हैं कि भाई गाड़ियों की कीमत में कुछ कमी हुई है। अब मिडिल क्लास का आदमी कहाँ गाड़ी खरीदने जाएगा बताइए साहब? जी हाँ, घर में राशन लाएगा या गाड़ी खरीदेगा, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल। तो ये सब सारी चीजें मतलब अभी अंदाजा नहीं होगा कि जब यहाँ पर मार्केट और आगे, मतलब जिस तरह से मार्केट में बहुत सारी अगर फर्क आती है तो चलिए बचत बना सकते, फेस्टिवल बना सकते, लेकिन उतना मुझे तो नजर नहीं आया कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क हुआ। कम से कम बिहार के इंतखाबात तो कुछ इंतखाबात तक तो कम से कम कुछ फायदा हो जाता तो अच्छी बात थी लोगों को। नहीं, बिहार के वहां का इंतखाब क्या होता सा बताइए। बिहार के नौजवान इम्तिहानों के लिए, मुलाजमतों के लिए हर 2 दिन को उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, हर 2 दिन को उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैं नहीं समझता कि ये मतलब SIR बिहार में भी देखिए साहब, जिस तरह से अगर गजा को लेकर मंसूबा बनाए नेतन्याहू और ट्रंप ने मंसूबा बना लिया, गजा के अवाम को भरोसा नहीं है उनके ऊपर, उनकी नीयत पे मतलब शक है कभी भी। अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर कोई चीज यहाँ पर सामने लाई जाती है कि भाई ये खतई लिस्ट है, अब 2-3 दिन के बाद पोस्टमार्टम होगा, लोग फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक करेंगे जी। मतलब देखिए कि यहाँ पर मैं नहीं समझता कि अवाम के लिए कोई सिंसियर वर्क हो रहा है यहाँ पर। महंगाई को कम करने से लेकर मुलाजमतों को, बातें तो इतनी करते हैं साहब के जैसे कि कल ही मुलाजमत देते हैं जी जी, लेकिन मुलाजमत यहाँ पर मिल नहीं रही है। बहरहाल बेचारे वो थोड़े बहुत प्राइवेट कंपनीज आ गए हैं हर जगह पर भाई, बड़े खतरात से ये सरकार बड़े खतरात से निपट रही है। वो बड़े खतरात जो घुसपैठियों की शक्ल में है, उससे जो है वो वही है एक्चुअल, जो सारे मुलाजिमतें ले रहे हैं, वही है जो सारी जो है देश के जो एसेट्स हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो उन्हीं के हवाले से एक मिशन का भी तो प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है ना। देखिए साहब, मुलाजमत देने वाले कौन है सबसे पहले ये बताइए। मुलाजमत देने वाले गफूर भी नहीं है, मुलाजमत देने वाला शुक्र नहीं है, मुलाजमत देने वाला जब्बार नहीं है, मुलाजमत देने वाला रहीम नहीं है। मुलाजमत देने वाले अदानी, अंबानी, नटराजन, महेंद्र, सुरेंद्र, ये सब सारे लोग हैं। अब मुलाजमतें आपकी खींच रहे हैं, वो तो देने वाला कौन है सर, ये बताइए ना। बिल्कुल 10 साल से अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो बॉर्डर का कंट्रोल किसके पास है? जी, सरहदों पर जो भी लोग तैनात होते हैं, ये लोग मतलब जमीन में से तो निकल के नहीं आ रहे ना साहब, जी हाँ, ये आसमान से तो नहीं टपक रहे हैं। बिल्कुल, ये जो भी लोग आ रहे हैं चल के सरहदों के पास से रिश्वत देके, रिश्वतखोरी का लेके। हैदराबाद में केस पकड़ा गया था जी, बच्ची का केस, बांग्लादेश से बच्ची को लेकर आए, और ये केस के अंदर ऐसा था कि वो औरत जो पकड़ी गई थी उसने बताया था कि बांग्लादेश से कोलकाता तक शिप में लेके आए उसको जी, 40-50 हजार रुपए कुछ शिप में दिए, वो 15,000 दिए पता नहीं जी, वो मतलब हमारी पुलिस पकड़ी थी उन लोगों को जी, तो वहां से लेके आए, पैसे दे के लेके आए, फिर कलकत्ता से वो सीधे मुंबई होते हुए हैदराबाद आ गए जी। तब अंदाजा लगाइए कि भाई लाने वाला कौन है बताइए जी, शिप लाने वाले कौन है? कलकत्ता की जो मैरीटाइम जो समंदरी जो सिक्योरिटी होती है जी, शिपों को, वो कौन देख रहा बताइए साहब जी। तो ये सब मैं नहीं समझता कि साहब इसके लिए आप लेकिन शकील साहब, इस तरह का मामला भी होगा तो मतलब उसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे आबादी में तो कितना होगा? वो 0.000 कितना जाएगा? तो क्या वो सारी मसला बन रहा है जी। अगर बाहर का आदमी आ रहा है, मुलाजमत अगर उसको दी जा रही है तो वो मुलाजमत सरकारी तो नहीं होगी, बिल्कुल प्राइवेट जॉब्स होंगे। वो भी प्राइवेट जॉब्स, क्या फैक्ट्री का मैनेजर थोड़े बनाते उसको, बिल्कुल बेचारा होटल में काम करेगा, रेस्टोरेंट में काम करेगा, बार रेस्टोरेंट में काम करेगा, या फिर बाद में छोटी मोटी मतलब मजदूरी करेगा, मेसन, कारपेंटर, लेबर, ये काम करेंगे ये लोग। अरे मुलाजमत छीन नहीं, वो तो साहब आज देखिए, आज के दिन बोल रहा हूँ, अगर मोदी साहब या फिर बाद में बीजेपी का कोई आदमी ये कहता है कि भाई बिहार में जाके कि आपकी मुलाजमत छीन रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि चैलेंज के साथ कि हैदराबाद के अंदर जितनी रेस्टोरेंट्स है उसके अंदर कई बिहार के बच्चे काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद है जी हाँ, बड़ी तादाद में। यहाँ पर यूपी के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के
जी हाँ, कई रेस्टोरेंट्स में, बार रेस्टोरेंट्स में और दूसरी जगह कई लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, यूपी का लेबर यहाँ पर काम कर रहा है, बिहार का बेसन, बिहार का प्लम्बर, बिहार का इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे काम कर रहा है। बिल्कुल, अगर आपको मुलाजमत इनको देनी थी तो बुलाइए, बुला के दीजिए ना नीतीश कुमार। बेशक, वहां पर बुला बिल्कुल, के क्यों नहीं देते बोलिए? बिल्कुल, हैदराबाद की बात करूं मैं सिर्फ बिल्कुल, सिर्फ हैदराबाद में इस वक्त हजारों की तादाद के अंदर हम्म, बिहारी, यूपी, हम्म, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप और रेस्टोरेंट में जाइए। इनमें रहीम, करीम, सईद वो कम हैं। अगर हाँ। जायजा लें तो फिर वो आपने जिस तरह से कहा, सुरेंद्र विजय, कुमार, नरेश, मल्लेश बहुत हाँ, मिल रहे हैं यहाँ पे। उनकी तादाद ज्यादा है। मल्ल्या मल्ल्या भी बहुत मिल जाते हैं यहाँ पे। ये सूरत हाल है, तो फिर ये ये भी क्या सूरत हाल घुसपैठी है? तो मैं सवाल ये ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मुलाजमत उनको आप नहीं दे रहे हैं, वो बिहार के नौजवान को आप मुलाजमत नहीं दे नहीं रहे दे हैं, ये हमारी रियासत तेलंगाना दे रही है यहाँ पर उनको हाँ, मुलाजमत। बिल्कुल। चलिए तेलंगाना की बात करते हैं। आप शकील हाईटेक साहब, सिटी जाइए, खोंडापुर जाइए, बिल्कुल, गच्ची बोली जाइए, मतलब शेखपेट जाइए, हफीजपेट जाइए, टोली चौकी जाइए, यहाँ पे रेस्टोरेंट में आप जाके देखिए, बिल्कुल। सर्वे करा लीजिए, देखिए कि बिहार का कितना लेबर काम कर रहा है यहाँ पर। यकीनन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, इधर मलकपेट के अंदर जाइए, संतोष नगर जाइए, बंडलागोड़ा जाइए, होटल के अंदर और ये शादी खानों में भी देख लीजिए कहाँ के बच्चे काम कर बिल्कुल, रहे हैं। एग्जैक्टली, ये देखने वाली बात है। आप खुद यहाँ पे नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप कैसा बोलते हैं कि मुलाजमत छीन रहे हैं? अफसोस अगर की वहां बात। पे आपके पास मुलाजमतें होती तो ये पूरे बच्चे आपके पास काम करते थे बिहार में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहरहाल लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, लोगों को जिस तरह से। शकील साहब, मैं यहाँ पर अब तेलंगाना का जो आपने जिक्र किया, तो तेलंगाना में जो मौसम की जो सूरत हाल रही, बिलखुसूस जो मूसा नदी में जो तुग़यानी आई और जो डैम्स यहाँ पर जो है ओवरफ्लो हो गए, जिसको जो है छोड़ा गया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहरहाल कुछ वक्त के लिए बहुत सारे ख़ानदान जो है मुतासर हुए। अब उनकी यानी बाज़ाबातकारी के हवाले से या उनको राहत रसानी के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, मैं जानना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम तेलंगाना की जो दीगर जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी नज़र डालेंगे। जी शकील साहब। देखिए, सबसे पहली बात, और लोगों की ये शिकायत रही कि जुमे के दिन हाँ, दरवाजे खोले गए उस्मान सागर, हिमायत सागर के। हाँ, तकरीबन 11 दरवाजे उस्मान सागर के खोले गए और तकरीबन 8 या 9 दरवाजे हिमायत सागर के खोले गए। जी जी, उस्मान सागर के दरवाजे 10 से 11 फीट तक उठा दिए गए थे, या 9 से 10 फीट उठाए गए। हिमायत सागर के 6 फीट उठा दिए गए। जी, अमूमन दरवाजे खोलने का इंटीमेशन 6-7 घंटे पहले दिया जाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि भाई इंटीमेशन नहीं दिया गया, जी, उसी वजह से कई लोग ऐसे थे कि जो निकल नहीं पाए। जी, या फिर बाद में आप देखिए कि अब की बार जिस तरह से हालात हुए, पानी बहा, इमलीबंद का डिपो, दीवार टूटी, पहली बार ऐसा हुआ कि इमलीबंद डिपो के अंदर पानी दाखिल हो गया। लोगों को रस्सियों के सहारे डिपो से बाहर निकालना पड़ा। जी, ये एक बहुत बड़ा हुआ। इधर छोटा पुल चादरघाट को बंद कर दिया गया। पुराने पुल मूसा नदी के पास मंदिर में लोग फंस गए बेचारे, कई घंटों तक वहां फंसे रहे। मुसरमबाग का पुल बंद कर दिया गया। वो पुल अभी भी मतलब काम चल रहा है, पुल अभी भी बंद है मुसरमबाग का। हाँ, ट्रैफिक गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्रैफिक है। बहरहाल ये सब तरह की तकालीफ हुई है। यहाँ पर एक बात उठती है कि हुकूमत की तरफ से जिस तरह का मतलब दरवाजे खोलना, पानी का बहाव को लेकर जो एहतियात, जो फिर बाद में मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए। जी, अब देखिए बाज़ाबातकारी चल रही है। बैरिस्टर ओवैसी, मतलब डे 1 से बैरिस्टर ओवैसी की पूरी टीम काम कर रही थी। जुमे के दिन अहमद बलाला रात भर अपने हल्के में फिरते रहे। कारवान में कौसर मयूद्दीन रहे, बहादुरपुरे में मोहम्मद मुबीन रहे, जो भी अफेक्टेड, क्योंकि ये जो पट्टी थी कारवान से लेकर नाले बहते थे। और बहादुरपुरे के हल्के में किशन बाग, असद बाबा नगर, ये इलाके आते थे। तो यहाँ पर मजलिस के रुकन असम्बली, कारपोरेटर्स बराबर रात भर मसरूफ रहे, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मलकपेट चादरघाट से लगी हुई जो पट्टी आती है, कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि, ये चीजें, शंकर नगर, यहाँ के लोगों को रात भर अहमद बलाला वहीं पर रहे। उनको कम्युनिटी हॉल में, मसाजिद में, मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा किया गया। उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया। फिर हफ्ता आया, अहमद बलाला वहां पर थे। ड्रोन के जरिए जो लोग महसूस थे अभी भी घरों में, उनको पानी के पैकेट, पानी के दूध के पैकेट्स, पानी की बोतलें, खाना पहुंचाया गया। और आज भी अहमद बलाला मसरूफ रहे। जो लोग जिनका नुकसान हुआ, सामान बह गया, उनको कटलरी, बेडशीट, ब्लैंकेट, तकिए, ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स, 500 से 600 खानदानों को आज अर्ली पार्टी गई। हुकूमत की तरफ से देखिए, हर बार यही होता है। ये सवाल बड़ा होता है कि जब भी इस तरह के आते हैं, हुकूमत रिलीफ क्यों तकसीम नहीं करती? हमेशा अक्टूबर 2020 में जब बाबा नगर के इलाकों में जब ये
सैलाब का पानी दाखिल हो गया था, जी। लोगों की अमवात भी हुई थी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब फील्ड पर थे जी। उन्होंने घर घर जाकर लोगों में इमदाद तकसीम की, लॉकडाउन में मजलिस से इमदाद तकसीम की। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल, एक पार्टी की जानिब से जी। जब करोड़ों की इमदाद यहाँ पर लोगों में तकसीम की जाती है, हुकूमत ये इमदाद क्यों तकसीम नहीं करती, मेरे आज तक समझ में नहीं आया साहब। जी। अब देखिए कि आज सिंपल बात है, वो तमिलनाडु में भगदड़ हो गई, टीवी के पार्टी के जलसे में भगदड़ हो गई जी। बीजेपी की टीम आ गई, कांग्रेस की टीम आ गई, 1.25 करोड़ रुपए की इमदाद देती है वहां पे कांग्रेस वाले। बहरहाल उनका मसला था, उनकी पॉलिटिक्स थे, वॉट एवर इट इज। तो आप क्या कर रहे हैं साहब, आपको इमदाद बांटना चाहिए था हुकूमत को। आप ये बोलते थे कि भाई पूरे राशन की दुकानों से जाके 10-10 किलो अनाज ले लो, जी जी, हम अनाज सप्लाई करेंगे, या फिर बाद में कुछ भी करना था। अभी तक नुकसान की पाबजाई के लिए हुकूमत की तरफ से कोई कुछ काम नहीं किया गया। अफसोस की बात है। एक जमात यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन घर घर जाकर लोगों की इमदाद दे रही है, हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है साहब। कांग्रेस पार्टी तमाशा देख रही है, हुकूमत तमाशा देख रही है। तो बीआरएस पार्टी को भी आना चाहिए था इस बारे में। जी जी, बीआरएस पार्टी को भी आके इमदाद देनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। ये है कि यहाँ पर सियासी जमातें, मतलब हैदराबाद उनके लिए, मतलब कांग्रेस के लिए निगलेक्टेड है। क्यों, मैं बताता हूँ जी। वो बोलते हैं कि हमको यहाँ पे हमारा एमएलए जीते ही नहीं साहब। ये खुद गर्जी है सियासत की। आप देखिए कि जुबली हिल्स में जाके एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे वहां पे। जी जी जी, इलेक्शन है जुबली हिल्स में। हाँ, 3 लाख, अभी बता रहे थे 3,98,000 के करीब कुछ राय दहिंदों की फहरिस्त जारी हो गई। जी हाँ। अब सरगर्मियां शुरू हो रही। अब वहां पे जाके पूरा मेहनताना करेंगे, फुल वहां पे पब्लिसिटी करेंगे, ये करेंगे जी। इधर के इलाकों में नहीं आएंगे। कांग्रेस की हुकूमत मलकपेट, चादरघाट, बाबा नगर, बहादुरपुरा, यहाँ पर इमदाद के लिए नहीं आएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नीयत कैसी है। हुकूमत ऐसी नहीं होनी चाहिए साहब, हुकूमत सबकी मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बात तो यही होनी चाहिए। अब जिस तरह से अब इंतखाबात करीब है। नहीं, अभी एक बात ये बोलता हूँ मैं। हाँ। आसाम में तूफान आता, आसाम से मजलिस का क्या ताल्लुक है बताइए साहब। जी। कश्मीर में तूफान आया, मजलिस का क्या ताल्लुक है बताइए आप। जी। यहाँ से मजलिस की इमदाद जाती। नांदेड़ में आज ही में मुझे इत्तला मिली, नांदेड़ के अंदर मुकामी मजलिस की तरफ से सैलाब आया जी, अजनास तकसीम किए जा रहे हैं। बताइए, इंडिविजुअल एक पार्टी जब इतना सब काम कर रही है, तो मेरा सवाल ये है, जितने कांग्रेसी सुन रहे हैं उनसे भी सवाल है जी, क्यों इन लोगों की मदद नहीं की जाती साहब, बताइए। एग्जैक्टली, क्यों नहीं की जाती। अब जैसे ही इंतखाबात का माहौल बनेगा, आपकी नियत पॉलिटिक्स के लिए, आपकी नियत, आप मुखलिस नहीं है सियासत में। कांग्रेस पार्टी मुखलिस नहीं है सियासत में। इसके लिए ये सब सारी चीजें, मतलब आज से नहीं, आज कांग्रेस पार्टी हो ना को, बीआरएस के दौर में भी मजलिस करी थी जब 2020 में अक्टूबर के अंदर जब आई थी जी, बाबा नगर बालापुर के तालाब का जो वाक़ा हुआ था, बिल्कुल पूरे मतलब फील्ड पे थे, अकबर अवैसी साहब थे, असद अवैसी साहब थे, घर घर जाकर इमदाद किए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हुकूमत को इमदाद देनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत को इमदाद देने में नाकाम रही है। बहरहाल हुकूमत के जो सरगर्मियां हैं और जिस तरह की सियासत इस वक्त चल रही है, मैं जानना चाहूँगा। फ्यूचर सिटी की बात की जा रही है, भाई शहर तो तरक्की कर रहा है और रियासत भी तरक्की कर रही है, और एक अलग अंदाज से जो है इसको लेकर आगे बढ़ रही है मौजूदा सरकार भी, और जितने वादे किए गए थे वो एक एक करके उसको पूरा किया जा रहा है। अरे क्या वादे करे साहब, क्या वादे, हंसी आती वादे, वादों की बात करते। एक बड़ा मशहूर शेर था, अक्सर मतलब इस तरह के वाकयात के लिए बोलता था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, ये तेरे वादे झूठे, तेरे वादे, ये तेरे वादे झूठे, तेरी बात किताबी है जी। तो ये है हिस्सा, आप बातें गुलाबी करते बहुत बड़े बड़े, फ्यूचर सिटी का आज है। शकील साहब थोड़ा दोहरा लीजिए, आपकी बात थोड़ी सी ब्रेक हुई जी। नहीं, तो एक मशहूर शेर था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है जी, तेरे वादे झूठे, तेरे बातें किताबी हैं जी। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई कहे की फ्यूचर सिटी, भाई हरीश राव आज बता रहे थे कि हैदराबाद की कोई सड़क ऐसी नहीं जहां पर गड़ा नहीं है, हर जगह पर गड़े पड़े हुए। पहले यहाँ के गड़ों को बंद करो, फिर फ्यूचर सिटी का सोचो। ये हरीश राव का कहना था। खैर उनकी हुकूमत में भी गड़े थे, ऐसा नहीं है कि हरीश राव साहब, मैं समझेंगे कि मैं उनके मतलब नहीं थे, उनकी हुकूमत में भी बारिश के बाद गड़े पड़े थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर सिटी वगैरह पैसे नहीं है साहब, लोगों को, मुलाजमिन को पैसे नहीं दे रहे हैं आप। बच्चों की स्कॉलरशिप दो साहब पहले, जी जी जी, बच्चों की स्कॉलरशिप दो, बाद में फ्यूचर सिटी बनाओ। वज़ाइफ के हवाले से भी यानी जो हरीश राव के बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हरीश राव अगर ये बोले कि भाई गड़े पड़े रहे, मैं इस बात को जोर दूंगा कि पहले बच्चों की स्कॉलरशिप अदा करो आप जी।
बिल्कुल। शादी मुबारक, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये सब सारी चीजों के आप रुके हुए बजट हैं अदा करो जी। आप हो रहे देंगे, आप बोलेंगे फ्यूचर सिटी, काय की फ्यूचर सिटी, क्या बिल्कुल करना लेके बोले साहब, बिल्कुल, ये बेकार है, सवाल सब बातें बेकार है। हर जैसा कि मैं बोला ना, ये जी। तेरे बातें झूठी, ये किताबें बातें सब यही है। मतलब मैं हाय करता हूँ तो मतलब ये सब गोल फिराने वाली बातें साहब, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है कि सिंसियर होना चाहिए अवाम के इश्यूज को लेकर। और मेरा मतलब मैं इस बात पे गौर करता हूँ कि आप मुलाजमतों के लिए आप जॉब कैलेंडर बोलते, कब आता किसको मिलता पता नहीं है जी, लेकिन सबसे पहली बात है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, फंसे हुए हैं, कॉलेज इंतजामिया सर्टिफिकेट नहीं देता है। जी जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉलेज से बात करिए। बोले थे कि दिवाली से पहले हम आपको 6 करोड़ दे देंगे, कई जगह से नहीं दे रहे, कॉलेज वाले इनकार कर दे रहे जी। तो मेरा मानना है कि फौरी तौर पर बच्चों की स्कॉलरशिप की जितनी भी रकम है फौरी तौर पर जारी करें। सरपरस्त परेशान है। एग्जैक्टली। देखिए ना तो डिग्री कॉलेज के दे रहे हैं आप, ना जूनियर कॉलेज की दे रहे हैं आप, या फिर बाद में इंजीनियरिंग की दे रहे हैं, ना मेडिसिन की दे रहे हैं। किसी की आप फीस बाज अदायगी, फीस रिइंबर्समेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात। कई मतलब जितनी भी स्कीमें हैं, कई स्कीमें हैं। अब इस दरमियान जो है बहुत सारे यानी दावे किए जा रहे हैं। शकील साहब, बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बहरहाल यानी पुलिस महकमे में अगर हम बात करें तो उसमें भी जिस तरह से यानी ओहदों में तबादले अमल में लाए गए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो नए कमिश्नर हैं इनके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद कर सकते हैं हैदराबाद के लोग, क्योंकि पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात या फिर क्राइम में जो है जिस तरह का इजाफा हम देख रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? जी शकील साहब। देखिए, पहले भी इससे पहले सीबी आनंद साहब का भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा जी। हमने देखा गणेश जुलूस गया करा, तब अभी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा। और सजनार साहब का भी रहा, एक दो चीजों को छोड़कर वो दिशा एनकाउंटर की बात लेकर अभी भी पीछा करती है, लेकिन एज ए कमिश्नर पुलिस उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। एक अच्छे ऑफिसर हैं। और आरटीसी के दौरान भी उन्होंने जब आरटीसी 4 साल पहले उन्होंने जब आरटीसी की कमान संभाली थी, आरटीसी उसके दौर में भी बताते खसारा, लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई फ्री बस सर्विस हुई, उन हालात में भी बहुत चैलेंज था, लेकिन सजनार साहब ने उसको अच्छा मेंटेन किया, अच्छा चलाया जी। आप देखना है कि चूंकि फिर से ये एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर की। जी जी। आप देखना है कि वो किस तरह से मतलब यहाँ पर, क्योंकि हैदराबाद इजी गोइंग सिटी है, भाईचारा है यहाँ पर, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं जी। अब वो तो छोटी मोटी जगह पर होते हैं साहब, ये मतलब गांजा चरस, फिर बाद में फिर ये दूसरे जो कम्युनिटी तौर पर भी अगर देखा जाए तो भाईचारा अभी भी बरकरार है यहाँ पे, बिल्कुल उतनी मुश्किल उसमें नहीं होंगी। लेकिन हाँ मतलब ये थोड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर गांजे की मुंतकली हो रही है, ड्रग्स फैल रहे हैं, उस पर फोकस करना जरूरी रहेगा, क्योंकि ड्रग्स बहुत सारी तादाद में यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। आज भी तकरीबन 6 करोड़ का गांजा पकड़ा गया जी जी, हैदराबाद से होता हुआ ले जाया जा रहा था। ये बात नहीं है, मतलब बात दूसरी चीजें भी हैं कि रोडिज्म की बात है यहाँ पर, कत्ल के वाकयात के किस्से है, हाँ। ये सब सारी चीजें हैं जो एक चैलेंज रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इज ए ग्रेट ऑफिसर, आई मीन अच्छे ऑफिसर हैं, तो यकीनी तौर पर मतलब वो इस पूरे बातों के ऊपर मतलब पूरे जितने भी जो भी सरगर्मियां हैं, लीगल सरगर्मियां जो हैं, शायद आसानी से उस पर काबू पाएंगे। इसके साथ साथ शकील साहब, क्योंकि हमारा जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पास जो गंगा जमनी तहजीब है, जो यकजहती है, जो भाईचारा है, मतलब बहुत मौक़ों पर हमने देखा कि कोशिशें की गई इसको जो है इस फ़िज़ा को मगदर किया जाए, तो हर मर्तबा मतलब ये चैलेंज रहता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये चैलेंज शायद महकमा पुलिस के लिए और पुलिस के आला अहदेदारों के लिए, बिलखुसूस कमिश्नर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह का माहौल बना है। तो इस हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैंने देखिए कि जैसा कि मैंने कहा कि भाई एक चैलेंजेस तो है यहाँ पर, हाँ। लेकिन माहौल भी यहाँ पर सुधरने की जरूरत है। देखिए कि पुलिस अकेली, मैंने समझता कि कोई भी चीज को पुलिस काबू कर सकती, हाँ। कम्युनिटी ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है किसी भी तरह के जराइम के लिए। माशरे में कोई बुराइयां अगर हैं तो कम्युनिटी के एल्डर्स, कम्युनिटी एल्डर जिसे कहते हैं, वो भी इस बारे में आगे आना चाहिए। तो देखते हैं कि अब आज ही तो जायजा लिया है सजनार साहब ने जी। आगे आगे देखिए होता है क्या, मतलब पता चलेगा कि इस तरह से यहाँ पर होते हैं। वैसे उन्होंने कहा भी अपने पहले खिताब में, मतलब बात में, कि भाई अवाम के ताउन से हमने हमेशा अच्छा काम किया है जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अवाम फिर से उनका साथ देंगे और अच्छा काम होगा अवाम के ताउन से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने जो है बात की और वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साहब, शुक्रिया।
नाज़रीन, बहरहाल सूरत हाल यही है कि जिस तरह से हैदराबाद की हमने बात की और अमन व ज़ब्त की बात या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो यकीनन पुलिस की, जिस तरह से शकील साहब ने भी कहा कि सब कुछ पुलिस पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि मुआशरा और जो शहरी हैं, बाशिंदे हैं, उनको भी जो है ये सोचना होगा कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल, जिस तरह के क़त्ल व गारत गिरी के जो वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, जो जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, तो इस हवाले से हमको भी जो है हमारे शऊर को भी बेदार करना होगा। हमको भी अपने माशरे में हम जिस हद तक बेहतरी ला सकते हैं, शऊर बेदारी कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसमें जो है, अगर हम देखें तो जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी बड़ा अपना अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि जिस तरह का माहौल ख़राब हो रहा है मनशियात के हवाले से, क़त्ल व गारत के हवाले से, क्राइम बढ़ने के हवाले से, तो इसको रोकने के लिए यकीनन आगे आना होगा। और फिर पुलिस को भी इस ज़िम्मन में जो है खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और वाकई जो है हम उम्मीद करते हैं जो नए कमिश्नर बने हैं वो जो कुछ मसाइल इस वक्त बने हुए हैं उसको हैंडल करेंगे और क्राइम को कम से कम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।